हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर हम कर रहे थे इनकम टैक्स का, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 7 जून 2021। अब ये जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 7 जून 2021 को। डेट याद रखना। अब ये लॉन्च हुआ क्यों था? अब क्या था कि जब कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, तो उस केस में क्या हुआ था कि किसी को भी बाहर निकलना नहीं था, सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, मैनुअली काम बहुत कम हो रहा था कि ज़्यादा जो है रश ना हो। ठीक है, तो उस वजह से अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अब उन्होंने एक पोर्टल तो अपना खोल ही रखा था, उन्होंने एक और पोर्टल खोल दिया। और उस और पोर्टल में ये उनका मेन जो है मोटिव था कि जो भी पर्सन्स अपनी आईटीआर को फाइल करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही कन्वीनियंस वे में आराम से आईटीआर को फाइल कर लें। क्योंकि अगर एक ही पोर्टल चलता रहा बार बार, तो उससे क्या होगा, एक तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे आईटीआर फाइल, अब उसमें कहीं ना कहीं सर्वर प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क इशू आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च करा, जो कि लॉन्च हुआ था ऑन 7 जून 2021। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हाइलाइट्स ऑफ अ न्यू पोर्टल। न्यू पोर्टल के क्या क्या हाइलाइट्स थे? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने न्यू ई फाइलिंग पोर्टल को जो है लॉन्च करा। और लॉन्च कौन सा पोर्टल हुआ? www.incometax.gov.in। ठीक है, ऑन 7 जून 2021। ये जो नया पोर्टल था, इसका मेन एम था कि टैक्स पेयर को एक कन्वीनियंस और एक मॉडर्न वे प्रोवाइड की जाए और सीमलेस एक्सपीरियंस टू टैक्स पेयर। से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो इस पोर्टल पे आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखो, न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल इंटीग्रेटेड विद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स टू इशू क्विक रिफंड्स टू टैक्स पेयर्स। अब इसमें क्या है कि जो न्यू टैक्स पेयर वाला जो आपका पोर्टल आया है, उसमें क्या है, जो भी न्यू टैक्स पेयर्स पर्सन्स हैं उनके लिए वो फ्रेंडली है। ठीक है, न्यू पोर्टल जो है वो फ्रेंडली कैसे है? आप जो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं वो भी आसानी से प्रोसेस हो जाती है, इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती है। और अगर आपको किसी भी तरह का रिफंड मिलना होता है तो वो भी क्विकली मिल जाता है। उसके बाद all interactions and uploads or pending actions will be displayed on a single dashboard for follow up action by taxpayer। अब यहाँ पर जो भी अपलोड्स हो रही हैं, जो भी इंट्रैक्शंस हो रही हैं उस पोर्टल के ऊपर, तो वो सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी और आपने उस तरह से उस जो भी एक्शंस हैं उनको फॉलो अप करना है। यानी आपने एक चीज़ को फिल करा, उसके बाद नेक्स्ट आपने करनी है। तो ये जो है टैक्स पेयर के द्वारा आराम से जो भी एक्शंस हैं वो टैक्स पेयर अपने जो है ले सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि ये जो है आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको अवेलेबल जो कराया जाता है वो भी फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि कौन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आईटीआर 1 और 4 ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर आईटीआर 2 ऑफलाइन टू बिगिन विद फैसिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईटीआर्स 3, 5, 6, 7 विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। यानी आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का अभी दे रखा है और आईटीआर 2 अभी स्टार्ट हुआ ही है। और जो फैसिलिटी है आईटीआर 3, 5, 6 और 7 की, वो अभी आपको बहुत थोड़े टाइम में ही मिल जाएगी। उसमें सारी फैसिलिटीज़ अभी फ़िलहाल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप ये न्यू पोर्टल से क्या क्या फिल कर सकते हैं? आईटीआर 1, 2 और 4। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी एबल हैं कि अपनी जितनी भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है वो भी करा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी उनको अपनी इनकम को दिखाना है, शो करना है, फर्निश करना है, वो सारी इनकम को फर्निश कर सकते हैं। अब फर्निश कौन कौन सी इनकम को करते हैं हम? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन विच इज़ यूज्ड इन प्री फाइलिंग देयर आईटीआर। ठीक है, जो भी यूज्ड होंगी सारी की सारी, वो अपनी डिटेल जो है उससे रिलेटेड वो सारी की सारी टैक्स पेयर्स वहाँ पर फर्निश कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला डिटेल्ड इन एबियंट ऑफ प्री फाइलिंग विद सैलरी इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स विल बी अवेलेबल आफ्टर TDS and SFT statements are uploaded
अब यहाँ पे जो है आपने ये देखना है कि आपकी जो सैलरी इनकम है, आपको कोई इंटरेस्ट या कैपिटल गेन से कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। अब उसमें भी आप टीडीएस वगैरह काट के देंगे और टीडीएस वगैरह जो है काट के देखा जाएगा। और ड्यू डेट जो होगी वो होगी जून 30 2021। अब यहाँ पे हमने पहले ही स्टार्टिंग में जब हमने किया था ये चैप्टर, तो हमने देखी थी कि किस किस तरह से ड्यू डेट्स हैं, ठीक है। ड्यू डेट सब कुछ कुछ जो आपके एसएससीज हैं उनके लिए अलग होती हैं, बाकी सबके लिए 31 जुलाई जो है वो ड्यू डेट होती है, ठीक है। उसके बाद एक नया कॉल सेंटर है टैक्स पेयर्स के लिए, जो उनको ये बताता है कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या आया है टैक्स पेयर्स क्वारीज, यानी जो भी टैक्स पेयर की क्वारीज है उसमें फटाफट से क्विकली वो आंसर्स दे देते हैं कि आपकी ये क्वेरी है और इसका आंसर ये है। यानी मान लो कि एक असेसी ने ये देखा कि उसको कौन सा आईटीआर फिल करना चाहिए, अब वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको किस तरह से आईटीआर फॉर्म को फिल करना है। कभी भी अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना है, वहाँ पे हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी। आपके पास मैनुअल्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, चैट बॉक्स है, लाइव आप उनसे एजेंट से बात कर सकते हैं, सब कुछ प्रोवाइडेड किया जाता है। आप कभी भी जाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। सबसे पहले आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, आप इंडिविजुअल हैं, आप कंपनी है, आप फर्म है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास हेल्प सेंटर भी होता है, आपको सब दिखाई दे देता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, पूरा उसकी डिटेल लो कि किस तरह से आपने फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है। अगर हम मैनुअली फिल करना चाह रहे हैं, जैसे क्या होता है कि हर डीएससी सिग्नेचर आपके पास नहीं है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है और वो मैंडेटरी है, तो उस केस में आप कैसे फाइल कर सकते हो, सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वहाँ पे दी गई होती हैं। तो वो जो है एक न्यू कॉल सेंटर भी बनाया गया है टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी से आपकी क्वारीज के आंसर्स प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है फंक्शनैलिटीज फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स एट टैक्स प्रोफेशनल्स सबमिट रिस्पॉन्सेज टू नोटिस इन फेसलेस स्क्रूनिटी और अपील्स वुड बी अवेलेबल। यहाँ पे क्या है कि जो भी फंक्शंस हैं वो भी प्रोवाइडेड हैं इनकम टैक्स फॉर्म से रिलेटेड, और आपकी टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी वहाँ पे हैं। उसके साथ साथ आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, जो फेसलेस पेनल्टी सेंटर्स वगैरह जो होते हैं वो भी सारा कुछ ये चेक करते हैं, ठीक है। तो जो फेसलेस आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है एक तरीके से कैसी, ये भी फेसलेस ही है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजैक्शन की जो अपील्स वगैरह अगर आप करते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं, तो वो भी वहाँ पे आप भेज सकते हैं। उस चीज़ के लिए भी जो आप कह सकते हैं फॉर्म्स कह सकते हैं या अप्लाई का एक जरिया कह सकते हैं, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है प्री फाइल्ड आईटीआर फॉर्म्स टू ईज फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, यानी फाइलिंग ऑफ रिटर्न को आसान बनाने के लिए जो आपकी डिटेल्स होती हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड, आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं या आपकी डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट है बैंक्स का या आपका पोस्ट ऑफिस का कुछ इनकम है, वो सारी की सारी पहले प्री फाइल्ड आप आईटीआर फॉर्म में फिल करोगे। वो पहले से अब अवेलेबल करा दिया गया है। अर्लियर प्री फाइल्ड आईटीआर फॉर्म वाज अवेलेबल फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय के लिए ही दिया जाता था वो प्री फॉर्म जो है प्री फाइल्ड आईटीआर। अब वेयर इनकम वॉज रिफ्लेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म 16, जहाँ पे इनकम आपको दिखानी होती थी फॉर्म 16, और हम कौन सा फॉर्म चेक करते हैं, साथ ही साथ मैच कराते हैं एक फॉर्म को जो होता है फॉर्म 26AS। ये भी हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बट अब ये जो है इसका स्कोप एक्सपेंड हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड को ये प्री आईटीआर फॉर्म नहीं मिलता, प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म, ये अदर जो सेक्शंस हैं, अदर्स जो आपकी इनकम से रिलेटेड हैं, अदर हेड्स हैं, उनको भी अवेलेबल कराया जाता है। उसके बाद है स्टेप्स टू फॉलो टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन। आप इनकम टैक्स रिटर्न्स को ऑनलाइन किस तरह से फिल करेंगे, फाइल करेंगे, उसके स्टेप्स दे रखे हैं। ये जो स्टेप्स हैं ना, ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे ना तो सब कुछ सेम ही है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in और रजिस्टर करेंगे उस वेबसाइट में अपने पैन अकाउंट नंबर से, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर से। उसके बाद बिकम्स यूज़र आईडी, ये आपकी जो है यूज़र आईडी बन जाएगी, जो आपका पैन नंबर होगा वही आपकी यूज़र आईडी होगी। नाउ एसएससी कैन व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, अगर तो वो पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट को देखेगा, या फिर आप कह सकते हो फॉर्म देखेगा फॉर्म 26AS का, और टीडीएस जो है अपना टीडीएस दिखाएगा इन फॉर्म 16 मस्ट टैली, यानी जो आपका
फॉर्म 16 है और फॉर्म 26AS है, ये दोनों जो है इस फॉर्म की जितनी भी फिगर्स हैं या आप कह सकते हैं अमाउंट है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं है तो जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है और उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कराना है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, रिटर्न फॉर्म्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म को, और उसमें से चूज करेंगे कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के असेसी हैं और कौन सा फॉर्म जो है आपने भरना है। फिर नेक्स्ट है देन असेसी नीड टू डाउनलोड आईटीआर फॉर्म, आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करेगा विच अप्लाइज टू असेसी, जिस भी पर्सन के लिए वो अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपको बोला था इंडिविजुअल हो गया या फिर आप कंपनी का देख रहे हैं। ठीक है, वो सारा का सारा आप देखेंगे। इफ एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपकी जैसे एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट इनकम होती है एक्सीड्स 5000, देन अप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी ITR 2, आपकी ITR 2 फॉर्म फिल की जाएगी। एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम, और वो बढ़ गई है आपकी 5000 से ज़्यादा, तो उस केस में आप ITR जो फॉर्म है सेकेंड फिल करोगे। नाउ However, assessee can complete the process on the portal itself, अपने आप ही उस प्रोसेस को कर सकता है by using the quick e-file ITR लिंक। e-file ITR लिंक के थ्रू वो फटाफट से अपनी जो ITR फॉर्म है उसको फिल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है सारे प्रोसेसेस को। इफ द एप्लीकेबल फॉर्म इज ITR 1 और ITR 4S। जो ITR 4 होता है उसका नेम होता है सुगम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप अपने जो एक्सेल यूटिलिटी है उसको ओपन करते हैं, विच इज़ डाउनलोडेड रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या होता है एक डाउनलोडेड रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपने सारी की सारी डिटेल भरनी होती है जो भी आपने फॉर्म नंबर 16 में यूज़ की हुई है। ठीक है, और अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो आप फिल करोगे। उसके बाद है कैलकुलेट एंड गेट एन एस्टिमेट ऑफ टैक्स पेबल अमाउंट बाय क्लिकिंग द कैलकुलेट टैक्स टैब। जब आप कैलकुलेट टैक्स टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उससे क्या होगा, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा, पोर्टल अपने आप ही वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद नाउ इफ़ एप्लीकेबल, अगर कुछ एप्लीकेबल है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और चालान की जो डिटेल्स हैं वो भी भरनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल की है उसको आपने इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है उस वर्कशीट में। और कैसे कंफर्म करेंगे, वहाँ पे आपको वैलिडेट टैब मिलेगा, वैलिडेट टैब पर क्लिक करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की हुई है वो सही है। उसके बाद डाउनलोड दिस इन एन XML फाइल, इसको XML फाइल में डाउनलोड करो और सेव कर लो अपने डेस्कटॉप में। देन उसके बाद गो टू अपलोड रिटर्न पे जाएंगे उसी पोर्टल पैनल पे, और वो जो सेव्ड की है आपने XML फाइल उसको आप उस पैनल पर जाकर उसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉपअप अपीयर होगा आपको, उस पॉपअप में लिखा होगा रिक्वेस्टिंग टू डिजिटली साइन द फाइल, आपने डिजिटली उस साइन पर फाइल करना है। इन केस अगर एसएससी का DSC नहीं बना हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे, नो। ठीक है, और बना हुआ है तो यस कर दोगे और नहीं बना हुआ तो नो कर दोगे, और यस करोगे तो फिर आप अपने साइन को अपलोड करोगे वहाँ पे। अगर नहीं है तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, ITR-V वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि आपने जो है अपना फिल कर दिया है सारा। जैसे मैंने आपको बताया था DSC नहीं है तो उसके बाद आपने ITR-V को फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसकी 2 प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। 2 प्रिंट आउट निकालोगे, एक कॉपी अपने पास रखोगे, दूसरी कॉपी कहाँ पे भेज दोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एड्रेस है, और किस तरह से भेजोगे, ऑर्डिनरी या फिर स्पीड पोस्ट से, और कितने दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने फाइल की है अपनी ITR को उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपको वो भेजना होगा। क्लियर है, ये तो था एक पूरा स्टेप्स कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपका ये XML फाइल आता है इसको आप दोबारा से जाते हैं अपलोड रिटर्न के ऊपर और फिर जो है आप उसको अपलोड करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है, स्टेप्स टू फाइल ITR-1 या ITR-4S ऑनलाइन, वो कैसे करोगे। तो वहीं पे सिंपल से फिर से स्टेप्स आपको दे रखे हैं। आपने E-फाइलिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, गो टू ई फाइल पे जाना है, प्रिपेयर और सबमिट ITR ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ पे सबमिट करना है, जो है क्लिक करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ITR ऑनलाइन पे। उसके बाद
चूज करना है इनकम टैक्स रिटर्न आप कौन सा फिल करेंगे, ITR 1 या ITR 4S। तो एंटर कर देंगे उसको। एंटर करने के बाद जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं आप उनको वहाँ पे डालेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और DSC अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। वंस द सबमिशन इज डन, जैसे ही सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट डिटेल आ जाएगी आपके स्क्रीन के ऊपर। फिर आपने क्लिक करना है, उसकी प्रिंट आउट ले लेनी है। बट अगर आपके पास DSC नहीं है तो इन दैट केस आपने ITR V फॉर्म फिल करना है। इन केस एसएससी विश टू यूज DSC, अगर DSC को जो है यूज करना चाह रहा है, एसएससी विल हैव टू रजिस्टर इट इन द ई फाइलिंग एप्लीकेशन। अपने आपको ई फाइलिंग एप्लीकेशन में उसको रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद सिंपली लॉग इन करना होगा ई फाइलिंग वेबसाइट के अंदर और अपडेट करनी होगी प्रोफाइल सेटिंग सेक्शन से। और इस सेक्शन में एसएससी को जो है रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा और डाउनलोड करना होगा ITD ई फाइलिंग DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी। वो वाला आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इट इज़ वर्थी टू नोट डैट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 22 ITR 1 और ITR 4 जो आप फाइल कर रहे थे वो सिंगल JSON यूटिलिटी से फाइल कर सकते थे, यानी एक्सेल और जावा वर्जन जो है उससे कर सकते थे। हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड, वो इस असेसमेंट ईयर में डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब आपको दूसरा कोई और मेथड जैसे DSC वाला ही मेथड है उसी से ही करना पड़ेगा। और इन्होंने एक बात और बोल रखी है कि यहाँ पे आपने JSON यूटिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल और जावा का जो वर्जन है ITR यूटिलिटीज़ के लिए वो सारा ख़त्म हो चुका है, वो पिछले ईयर से ही उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्लियर है, यानी 2021 to 22 में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है। अगर आप ई फाइलिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन केस नेम विच इज मेंशन इन द बैंक डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन इन द पैन कार्ड इवन अ बिट, द पोर्टल विल कंसिडर असेसी कम्प्लीटली सेपरेट इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो आपका पैन कार्ड है उस पर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम आपका पूरा जैसे बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर आपका जैसे नाम मान लीजिए राम कुमार है, ठीक है, पैन कार्ड के ऊपर राम कुमार नाम है। उसके बाद अगर आपका वही नाम आपने बैंक में सिर्फ राम लिख रखा है, कुमार नहीं लगाया हुआ है, तो जो ये आपका पोर्टल है, ठीक है, ये कंसीडर करेगा कि ये दोनों असेसी अलग हैं जबकि आप सेम ही पर्सन है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो नेम है वो दोनों में सेम होना चाहिए। इन सम केसेस some taxpayers gives their father's name as their middle name in the PAN card but do not use the same फॉर देयर बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में सेम वो यूज़ नहीं करते हैं बट अपना जो मिडल नेम है वो अपने फादर के नेम पर दे देते हैं। तो यही बात हो जाती है, फिर वो दोनों पर्सन्स को वो अलग मानेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अगर आपका मोबाइल नंबर सेम है और ईमेल एड्रेस सेम है जो आप एंटर कर रहे हैं मोर देन 4 टैक्स पेयर्स ऑनलाइन, यानी 4 टैक्स पेयर्स के लिए आपने क्या करा, अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल एड्रेस दे दिया और उससे ज़्यादा का दे दिया यानी 4 से ज़्यादा, तो उस केस में असेसी अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकता वेबसाइट पर जब तक कि वो कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस को ना कर दे। ठीक है, यानी इसमें चेंज ना ले आए। आपने एक ही नंबर से एक ही ईमेल एड्रेस से 4 बार उसको यूज़ कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आपकी ITR फाइल नहीं होगी। उसके बाद फॉर इंस्टेंट इन सम केसेस मोर देन 5 रिटर्न्स में बी फिल्ड विच में इंक्लूड असेसी, यानी जैसे आप 5 रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जैसे असेसी है, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसके फादर इन लॉ है, या आप HUF हैं, ठीक है, करता है या एग्जीक्यूटर है उस बिल के। अब ऐसे आपने बहुत सारी 5 रिटर्न्स को फाइल कर दिया, ठीक है, तो उनमें भी ये इंक्लूड होता है कि आपने एकदम से ही सारी चीज़ों में नहीं करना, यानी अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ज़्यादा उससे ITR फाइल नहीं करनी। अपने खुद की कर सकते हैं बट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की उसी सेम फ़ोन नंबर से और उसी सेम ईमेल एड्रेस से आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर असेसी जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन है और चाहता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना, तो असेसी को दोनों की ज़रूरत होगी, उसके इंडियन नंबर की भी और उसके फॉरेन नंबर की भी। ठीक है, बाहर का पर्सन है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है और चाहता है अपनी ITR को फाइल करना, तो उस केस में दोनों नंबर्स की ज़रूरत होगी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
टीडीएस की बात आ रही है। If a person paying the amount in cash through banking channel by crediting in an account or by any other mode on which tax is deductible at source, he will deduct the tax at the prescribed rate and pay the balance to the deductee. अब यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है कुछ अमाउंट दे रहा है, ठीक है, कैश में दे रहा है या बैंकिंग चैनल से दे रहा है या क्रेडिट कर रहा है कोई भी अमाउंट एज अ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो उस पर्सन को वो अमाउंट उसी प्रिस्क्राइब्ड जो रेट है उस पर देना पड़ेगा और अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वापस से डिडक्टी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग द सम डिडक्टेड एट सोर्स। क्या टाइम लिमिट है? सबसे पहले इन्होंने बोला यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। वेयर द टैक्स डिडक्शन इज मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर जो टैक्स डिडक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो रहा है या गवर्नमेंट खुद कर रही है तो उस केस में क्या होगा। और दूसरा बोला है अदर डिडक्टर्स। तो पहला हम केस देखते हैं जहाँ पे टैक्स जो है पे किया जा रहा है विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चलान, यानी आपने इनकम टैक्स चलान को प्रोड्यूस ही नहीं किया और उसके बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं और उसी दिन हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आप उसको जो है इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो सेम डे ही आपको टीडीएस भी काटना होगा। उसके बाद है वेयर टैक्स इज पेड अकम्पेन्ड बाय इनकम टैक्स चलान, इनकम टैक्स चलान के द्वारा आप कर रहे हैं टैक्स पे तो आप 7 दिन के अंदर अंदर उस टैक्स को डिडक्ट कर सकते हो। बट अगर आप चलान नहीं काट रहे हैं, चलान को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसी सेम डे के अंदर अंदर ही जो है टैक्स को सोर्स पर डिडक्ट करना पड़ेगा। अदर डिडक्टर्स, तो उसमें क्या है कि आपका जो है इन द मंथ ऑफ मार्च जो भी आपका बैलेंस क्रेडिट है या आपकी इनकम या आपका अमाउंट जो है वो क्रेडिट है और आप पे कर रहे हैं तो वो आपका 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। और अदर केसेस में विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ के एंड के 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और टैक्स भी उसी में ही डिडक्ट हो जाना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है? जो असेसिंग ऑफिसर है मे विद द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर अलाउ द पेमेंट ऑफ टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस क्वार्टरली। जब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर उसको लगता है तो वो जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल के हिसाब से इनको अलाउ कर देगा कि वो टीडीएस जो है क्वार्टरली पे कर सकते हैं, जैसे कि सैलरीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इनके मतलब जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है उनके अलावा कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज। और कौन से सेक्शंस बोल रखे हैं अंडर द सेक्शन 192, 194A, 194D, 194H। 7 जुलाई को कर सकते हैं, 7 अक्टूबर, फिर 7 जनवरी, फिर 30 अप्रैल, ऐसे क्वार्टरली जो है ये लोग पे कर सकते हैं टीडीएस को। अब यहाँ पे इन्होंने बोला द टैक्स डिडक्टर शॉल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब जो टैक्स डिडक्टर है वो किस किस तरह से क्वार्टरली स्टेटमेंट को कौन कौन से फॉर्म में दिखाएगा। तो पहला है अगर सैलरी का रिलेशन में है, सैलरी के रिलेशन में यहाँ पे बोला गया था तो वो फॉर्म नंबर 24Q है। और उसके बाद अगर इंटरेस्ट इनकम है, अदर इनकम्स हैं तो उसमें फॉर्म नंबर 26Q है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका परचेज किया जा रहा है और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होंगी तो चलान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QB। 26QB के अंदर चलान कम स्टेटमेंट, यानी चलान भी आप शो करेंगे और एक तरीके से अपनी स्टेटमेंट को भी शो करोगे किस फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर 26QB। इन दिस केस जो अमाउंट होगा आपका टीडीएस का वो पे किया जाएगा टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्रेडिट किया जाएगा और आप पे करेंगे विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर एट द एंड ऑफ द मंथ, और आपकी डिडक्शन भी उसमें हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस। तो ड्यू डेट क्या होंगी, 30 जून क्वार्टर एंड होता है, पहला क्वार्टर एंड होगा 30 जून को और उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 जुलाई को। सेकेंड क्वार्टर एंड होगा 30 सितंबर को और उसकी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट है 31 दिसंबर को क्वार्टर एंड होगा और 31 जनवरी को उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। 31 मार्च को लास्ट क्वार्टर एंड होगा और 31 मई को उसकी क्या हो जाएगी ड्यू डेट। अब क्वार्टर में 3 मंथ्स हैं और जैसे ही 3 मंथ्स हैं उसके ड्यू डेट कब होगी, उसके 1 महीने बाद। बस ये ध्यान रखना कि जो लास्ट वाला है इसमें आपको 2 मंथ्स मिल जाता है ड्यू डेट के लिए, बिकॉज क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर भी एंड होता है तो उस टाइम पे सारी क्लोजिंग हो रही होती है, तो 1 महीना नहीं देके वो क्या कर देते हैं आपको 2 मंथ्स दे देते हैं, ठीक है, अप्रैल और
में। तो ड्यू डेट कौन सी हो जाएगी लास्ट वाले के लिए? 31 मई। आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर था थोड़ा सा। ये चैप्टर जो था अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक बार इस स्टेप्स को ढंग से पढ़ लिया तो वो स्टेप्स थोड़े रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।